कैसे हैं आप सब। श्रीकरणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास और वहीं से जहां हमने पहले वाले वीडियो में कवर किया था। तो चैप्टर चल रहा था हमारा, तीसरा चैप्टर चल रहा था। और क्या है चैप्टर का नाम? अपवाह तंत्र। अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, अपवाह द्रोणी क्या होती है, जल विभाजक क्या होता है। अब अगर मैं ये नाम बोलूं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इन सबसे परिचित नहीं हैं, आपको अनफैमिलियर साउंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इन सब की परिभाषा क्या होता है सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें पता है अपवाह क्या है, अपवाह द्रोणी क्या है, चाहे अंतर आ जाए इन दोनों का, किसे कहते हैं, तात्पर्य क्या है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर सकते हैं। फिर हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसे दो भागों में बांटा गया है मेनली। कौन कौन सा? एक तो है हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदीय अपवाह तंत्र। हिमालय और प्रायद्वीप में जो नदियां हैं उनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, वो हमने देख लिया। हिमालय की नदियां साल भर बहती है तो प्रायद्वीप की नदियां मौसमी होती है, लंबाई अधिक होती है, यहाँ लंबाई कम होती है, डेल्टा बनाती है, अलग अलग आकृतियां बनाती है, ये इतनी आकृतियां नहीं बनाती। हिमालय की नदियां युवा है, मतलब अभी उनका जो यूथ है, मतलब कंपेयर करें अगर प्रायद्वीपीय नदियों से या उनकी तुलना करें तो प्रायद्वीप की नदियां पुरानी हैं और हिमालय की नदियां क्या है, नई नदियां कहलाती है। फिर हमने अपवाद में दो नदियां देखी, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती रिवर, जो बहती है पश्चिम की तरफ और अरब सागर में उनका निकास होता है। ये प्रायद्वीपीय नदियों का दो अपवाद है, क्योंकि बाकी जो प्रायद्वीप की नदियां हैं वो कहाँ बहती हैं, वो पूर्व की तरफ बह के बंगाल की खाड़ी में अपना जो जल है वो निष्कासित करती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र में हमने देखा था कि मेनली जो मुख्य रिवर है वो कौन सी है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत के निकट से निकल के लद्दाख में प्रवेश करके फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से होके अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी और व्यास। और ये जो सारी है ये भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश यहाँ से बहती है। तो ये जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है? सिंधु नदी द्रोणी या सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र, जो पूरा नदी तंत्र है। और इसका 1/3 भाग मैंने आपको बताया था कहाँ है, भारत में है, और बाकी जो है वो पाकिस्तान में है। तो सिंधु के रिवर के बारे में हमने बात कर ली थी। लद्दाख में सिंधु रिवर बहुत ही सुंदर गॉर्ज बनाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं हम। आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे गंगा नदी से। बहुत नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस रिवर है गंगा नदी, तो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी होती है गंगा नदी का नाम लेते ही पवित्रता वाली फीलिंग आती है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो गंगा नदी को बहुत ही पवित्र नदी के रूप में मानते हैं। अब तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारी जो सरकार है अभी की, उसने गंगा और यमुना को मानव के रूप में दर्जा दे दिया है कि भाई ये इनको भी अब मानवीय रूप में जो है इनको ट्रीट किया जाएगा, कि ताकि प्रदूषण कम हो, इसकी साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रख सके। तो कौन सी नदी है जिसे मानव का दर्जा मिला है, मानव रूप का? तो वो गंगा नदी है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गई आज की बात। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। गंगा की जो मुख्य धारा है वो है भागीरथी। गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। चलिए, क्या कह रहा है कि गंगा एक धारा के रूप में निकलती है। पहले इसे गंगा नहीं कहते, जहां से ये निकल रही है वहां इसका नाम क्या है? भागीरथी है। और ये भागीरथी रूप में, एक धारा के रूप में ये गंगा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है डियर स्टूडेंट्स? गंगोत्री हिमानी से या गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से ये भागीरथी की एक धारा के रूप में निकलती है गंगा नदी, और बाद में अलकनंदा एक अन्य नदी है
जो उत्तराखंड का जो देवप्रयाग नाम की जगह है, कौन सी, देवप्रयाग नाम की जगह है, वहां इससे आके कौन सी रिवर अलकनंदा भागीरथी में मिल जाती है। कहाँ पे, देवप्रयाग में। ठीक है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कौन सी जगह है, तो हरिद्वार। ठीक है, आपको सभी को पता होगा उत्तराखंड में है हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब जो पवित्र स्थान माने जाते हैं। तो हरिद्वार में क्या है, गंगा अपने पर्वतीय क्षेत्र को, मतलब पर्वत यहाँ आके खत्म हो जाता है और मैदानी भाग हरिद्वार के आगे शुरू हो जाता है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां हैं जो आके किस में मिलती है, गंगा में मिलती है। अब देख लीजिए कुछ उदाहरण आपको बताया हुआ है, यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक, कोसी। ठीक है, ये सब क्या है, हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं स्टूडेंट। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से या यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है और फिर कहाँ, इलाहाबाद में जाके किससे मिलती है, गंगा से मिल जाती है। अब तो आपको पता होगा कि इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। तो अब अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन होता है, संगम होता है। क्या, कहाँ पे, प्रयागराज। वही इलाहाबाद का, इलाहाबाद क्या है, पुराना नाम है, अब नया नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले गंगा जो है एक धारा के रूप में, मतलब उस धारा का नाम क्या है, भागीरथी, और कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, निकलती हुई जैसे ही आई, कहाँ पे, देवप्रयाग नाम की एक जगह है, कहाँ पे, उत्तराखंड में, वहाँ एक दूसरी रिवर अलकनंदा आके इससे मिल जाती है। ठीक है, फिर हरिद्वार में ये अपने पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के फ्लो होने लगती है मैदानी क्षेत्र में, मतलब अब यहाँ जो मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है हरिद्वार के बाद में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं हिमालय की जो गंगा से आके मिलती है और उसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, यमुना, घाघरा, कोसी जो है। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो स्टूडेंट क्या कहेंगे, यमुना नदी है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री हिमनद से या यमुनोत्री हिमानी से यमुना रिवर निकलती है और दाहिने किनारे से, देखिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दाहिने किनारे से आके मिलती है, मतलब राइट साइड से आके किससे मिलती है, गंगा रिवर से मिलती है। जैसे कि ये गंगा रिवर फ्लो हो रही है इस तरीके से, तो ये जो यमुना रिवर है ये इस तरीके से दाहिने साइड से आके मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आके, और जहाँ पे ये मिलती है उस जगह का नाम क्या है, प्रयागराज है, जिसे आपकी बुक में क्या लिखा गया है, इलाहाबाद लिखा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रयागराज में यमुना और गंगा रिवर का क्या होता है, संगम या मिलन होता है। ठीक है, सहायक नदियां आपको याद करनी होगी, घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। क्या स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ अब आपको नेपाल हिमालय आने से? नहीं होना चाहिए। क्यों? हमने अच्छे से पढ़ लिया कि नेपाल हिमालय किसे कहते हैं। कब पढ़ा? जब हमने दूसरा चैप्टर भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े, और उसमें भी जब हमने हिमालय का विभाजन किया पश्चिम से पूर्व की ओर, तो हमने पढ़ लिया था पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और ब्रह्मपुत्र रिवर लास्ट में इसकी पूर्व में सीमा बनाती है। तो हमने पढ़ लिया है कि नेपाल हिमालय कहाँ है, काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, नेपाल हिमालय है। तो जो घाघरा है, गंडक है और कोसी है, जो गंगा की सहायक नदियां हैं, वो कहाँ से निकलती है, वो नेपाल हिमालय से निकलती है। और इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो नदियां हैं ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी, जो ग्लेशियर का, जो हिमनदों का पिघला हुआ पानी है, ये जो घाघरा, गंडक, कोसी है, ये भी अपने साथ लाती है। फिर गंगा में भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है अधिक पानी की अधिकता के कारण, जिसके कारण काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन ये नदियाँ मिट्टी के उपजाऊ को बनाए रखती है और कृषि योग्य भूमि बना देती है। देखिए ये तो स्टूडेंट आपको पता है, या मैं आपको फिर से बता दूं कि जहाँ बाढ़ आएगी
वो क्षेत्र खादर कहलाएगा, नया बाढ़ निर्मित मैदान। और वो हर साल जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है वो बहुत उपजाऊ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर साल मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो नई बनती जाती है। बाढ़ आई, जो पहले वाली है वो बाढ़ के साथ बह गई, अब जो मिट्टी की नई परत बनी तो वो और ज़्यादा उपजाऊ हुई, अगले साल वो और ज़्यादा उपजाऊ हुई। तो ये खादर जो क्षेत्र है जो नवीनकृत बाढ़ के मैदानों से निर्मित होता है, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है स्टूडेंट। और जब ये नदियाँ, नेपाल हिमालय की नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो हिमालय में मिलती, गंगा नदी में मिलती है, तो इस क्षेत्र में यूपी बिहार के क्षेत्र में क्या बाढ़ आती है, लेकिन फिर ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ भी होता है। यहाँ बहुत ही तरह की कृषि की जाती है, चावल, गेहूं जैसी ये अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाली कृषियाँ यहाँ की जाती है। ठीक है स्टूडेंट। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, सोन, केन। ये सारी नदियां कहाँ से आती हैं? प्रायद्वीप की उच्च भूमि से। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। आपको पता होगा प्रायद्वीप का, जैसे चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये कहाँ? मध्य प्रदेश का भाग हो गया, छत्तीसगढ़, इस तरीके से निकल रही है। तो ये अर्ध शुष्क है, मतलब ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र ये नहीं है। इनकी लंबाई कम है और पानी की मात्रा भी कम है, तो इस तरफ से कोई बाढ़ वाला वो मैदान नहीं निर्मित होता। क्यों? क्योंकि इनमें जो पानी होता है वो पानी की मात्रा बहुत कम होती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आके मिल जाती है। देखिए क्या कह रहा है ये, आप समझिए ये क्या कहना चाहता है कि जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि वो गंगोत्री हिमनद है, ठीक है, यहाँ गंगोत्री हिमनद है, यहाँ से आपकी कौन सी रिवर निकल रही है? गंगा नदी निकल रही है, ठीक है। तो गंगा नदी और यहाँ आपका जैसे कि नेपाल है या नेपाल हिमालय है, यहाँ से आपकी घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियाँ इस तरफ से आके मिल रही है, ठीक है। कहाँ से? ऊपर हिमालय की तरफ से। और इस तरफ से चंबल, सोन, जो आपकी बेतवा, केन नदियाँ आके इस तरफ से मिल रही है, ठीक है, चंबल रिवर। तो इस तरफ नीचे क्या है? ये जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे कौन सा? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और ये कौन सा क्षेत्र है? ऊपर हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। और ये क्या है? जहाँ से गंगा रिवर निकल रही है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि हरिद्वार के आगे क्या मैदान शुरू हो जाता है। तो देखिए जो हिमालय से जो रिवर आके मिल रही है, ठीक है, घाघरा हो गई, जो गंडक, कोसी, इनमें क्या है? पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र स्टूडेंट, यहाँ बाढ़ आती है। लेकिन प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो नदियाँ आ रही है, चंबल, सोन, बेतवा नदियाँ, इनमें क्या होता है? क्योंकि अर्ध शुष्क इलाकों से आती है। हमने पढ़ा है ना स्टूडेंट कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ मौसमी होती हैं, साल भर बारिश का पानी इन्हें नहीं मिल पाता, तो इनमें वर्षा की जो मात्रा का पानी होता है वो कम होता है। तो यहाँ से जो नदियाँ आके गंगा में मिलती है, इनसे कुछ भी बाढ़ नहीं आती। फिर ये कह रहा है कि जो मुख्य नदी है, इस तरह यहाँ से आके यमुना भी मिल जाती है, तो ये जो आपकी मुख्य नदी है ये बाद में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और यहाँ इससे आके इस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर मिल जाती है और ये फिर पद्मा नाम से जानी जाती है। कौन सी? गंगा नदी। और कहाँ गिर जाती है? नीचे बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल को निष्कासित कर देती है, या ये जो रिवर है इसका समापन हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। गंगोत्री हिमनद से लेके कहाँ तक है? बंगाल की खाड़ी तक। ये है मुख्य गंगा नदी। इस तरीके से आपको समझ आया ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? ठीक है, हिमालय की नदियाँ मिलती है, प्रायद्वीप की नदियाँ मिलती हैं, इस तरीके से एक बहुत बड़ा गंगा नदी का बेसिन या तंत्र बनता है और फिर ये बहती हुई बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। पहले नहीं स्टूडेंट, बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है और इसका नाम जब मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और इस बांग्लादेश में किस नाम से? फिर ये पद्मा नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ आया? ठीक है, मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ से। चलिए अब आगे देखते हैं हम आगे क्या है गंगा नदी के बारे में हमें और क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, मिल जाती है। इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है।
ये मैंने आपको जब हिमालय की नदियाँ पढ़ाया था तब मैंने ये चीज़ आपको बताई भी थी कि सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जो मिलन स्थल है वहाँ पे कौन सा डेल्टा बनता है, सुंदरवन का डेल्टा, जहाँ पे सुंदरी नामक का वृक्ष है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। देखिए वो सही कर लीजिए, मैंने आपको पद्मा बताया था लेकिन ये क्या है, मेघना के नाम से जानी जाती है। जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है उसके बाद में इसे किस नाम से, मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेघना के नाम से। और मेघना के नाम से ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और वहाँ क्या, गिरने से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है और उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, याद रखना है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ मिलके बनाती हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में है। ठीक है, ज़्यादातर भाग बांग्लादेश में है और लगभग 30% का एरिया वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, गंगा की जो लंबाई है गंगोत्री हिमनद से लेके बंगाल की खाड़ी में गिरने तक पूरी कितनी है, 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। चित्र ये तो आपकी बुक में है। गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। ठीक है, हमने देख लिया, अभी हम मैप में और देख लेंगे। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। देखिए फिर से ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये वही शब्द बार बार आ रहे हैं जिनका हमने पहले देख लिया। हमने देखा जल विभाजक क्या होता है कि कोई भी जल विभाजक ऐसा पहाड़ी या पठारी क्षेत्र जो ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है जो नदियों को अलग अलग ऐसे बांट देता है, उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक, जो जल का विभाजन कर देता है। तो ये कह रहा है कि जो अंबाला नगर है, जो अंबाला पंजाब का एक नगर है, वो नगर क्या करता है, सिंधु नदी को और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक है। यहाँ से सिंधु और गंगा नदी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अंबाला से लेके सुंदरवन तक जो गंगा के मैदान की लंबाई है वो कितनी है, 1800 किलोमीटर, परंतु इसके ढाल में गिरावट से मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पे ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, इसलिए इन नदियों में बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब विसर्प वापस आया है। विसर्प मैंने आपको बताया कि जब रिवर कोई भी इस तरीके से फ्लो होती है, ठीक है, तो ये आकृति निर्मित होती है, सर्पिलाकार जो ये आकृति, ये क्या कहलाती है, विसर्प कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इसे, विसर्प कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी अंबाला से आगे जब बहती है सुंदरवन तक, तो ढाल में जो गिरावट है वो ज़्यादा नहीं हो पाती, मतलब बहुत एकदम पूरी तरह समतल होकर ये नहीं बहती, इसकी ढाल में गिरावट अधिक नहीं हो पाती, इसलिए ये इस तरह विसर्प के रूप में बहती है। कौन सी नदी, गंगा नदी। ठीक है, ये क्या है आपका, देखिए ये अलकनंदा और गंगा रिवर जहाँ मिल रही है, ये देवप्रयाग। ठीक है, क्या है ये, देवप्रयाग, जहाँ एक तरफ से गंगा नदी और एक तरफ से कौन सी, अलकनंदा नदी। विच रिवर, अलकनंदा रिवर आके जैसे यहाँ मिल रही है, तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, देवप्रयाग। और गंगा भी नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे भागीरथी। क्या कहेंगे, भागीरथी। धारा के रूप में आती है ना, गंगोत्री हिमनद से धारा के रूप में निकलती है गंगा नदी भागीरथी नाम से, फिर देवप्रयाग में आके किससे मिल जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, अब आगे क्या है, ठीक है, ये मैप है आपका, देखिए ये गंगा नदी है, ये इस तरीके से निकलती हुई गंगोत्री हिमनद से निकलती हुई ये बहती हुई कहाँ जा रही है, ये आ गया बांग्लादेश। ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा ये बांग्लादेश है, भारत का एक पड़ोसी देश। और यहाँ से ये आपकी आ रही है कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, देख पा रहे हैं आप इसे, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है और ये गंगा रिवर है। और यहाँ जब ये मिल जाती है तो इसके आगे इसे किस नाम से जाना जाता है, मेघना नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो ये डेल्टा बनाती है, ये पूरा इस क्षेत्र में, इस डेल्टा को कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा यहाँ पे ये निर्मित करती है। कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ।
और यहाँ आपका कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है स्टूडेंट? नेपाल हिमालय। और ये आपका कौन सा है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। कौन सा है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। यहाँ से आपकी इस तरीके से जो चंबल नदी है वो एक्चुअली यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो यमुना से मिल रही है और फिर यमुना आखिर में यहाँ किससे मिलती है? ये कौन सी जगह है? प्रयागराज। कौन सा, इसको किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद पहले जाना जाता था, अभी इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज। तो प्रयागराज में यमुना और गंगा का क्या होता है? संगम होता है। तो चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई, ये इधर से सोन रिवर हो गई, ये देखिए सोन नदी। तो ये इसके किस तरीके से दाहिने साइड से, यमुना भी दाहिने साइड से आके इससे मिल रही है, ये देखिए यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये जहाँ से निकलती है इसका नाम है यमुनोत्री हिमनद या यमुनोत्री हिमानी। और गंगा जहाँ से निकल रही है ये कौन सी है? गंगोत्री। क्या नाम है इसका? गंगोत्री, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये गंगा और यमुना मिलती है वो कहाँ? प्रयागराज में। और ये जो आप देख पा रहे हैं चंबल, केन, बेतवा, सोन नदी, ये तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं। और नेपाल हिमालय से इस तरह गंगा में मिलती है घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। ये नदियां कहाँ मिलती है? नेपाल हिमालय की नदियां हैं। तो इनमें क्या होता है, एक तो हिमालय से आ रही है तो बर्फ का पानी भी होगा, फिर मौसमी जो ऋतु में इनमें मानसून में जो इनको बारिश मिलती है, तो इसमें पानी की अधिकता ज़्यादा होने से इस क्षेत्र में, ये जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ क्या आती है? बाढ़ आती है। लेकिन यहाँ इस तरफ बाढ़ नहीं आती क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ, इनमें जो होता है पानी की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती है स्टूडेंट कि बाढ़ आ जाए, ठीक है। तो ये जो था ये क्या था? गंगा नदी का पूरा तंत्र था। ये जो हमने पढ़ा अभी तक, ये जो पूरा फैला हुआ बेसिन है, किसका बेसिन है? गंगा नदी का बेसिन है। और इस तरफ ये कौन सा था? सिंधु नदी का बेसिन था। सिंधु नदी तंत्र का जो था क्या था? क्षेत्र था, ठीक है। लंबाई आपको याद करनी है 2000 और 500 किलोमीटर है, ठीक है। और अम्बाला नदी सिंधु, ये जल विभाजक कौन सा है? तो आप कहेंगे अम्बाला नगर है। अब आपने गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अभी हमने देख लिया पूरा अपवाह तंत्र किस तरह, उत्तरी मैदान जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश का ऊपरी क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ का ऊपरी क्षेत्र, ठीक है। फिर यहाँ से कौन सा? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये जो पूरा क्षेत्र है किसका अंदर आता है? गंगा नदी के बेसिन में या गंगा नदी का अपवाह तंत्र के अंदर ये सारा क्षेत्र आता है। तो ये थी गंगा रिवर और गंगा रिवर का पूरा बेसिन। अगली कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी या ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोत है। क्या है? स्रोत है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका ज्यादातर भाग भारत से बाहर स्थित है, ठीक है। मैंने आपको एक हिमनद बताया था, चेमाई युंगडुंग हिमनद। एक्चुअली वो ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन है, वो सिंधु नदी का नहीं है, जो मैंने आपको गलती से पहली क्लास में बताया था स्टूडेंट। सिंधु नदी तो मानसरोवर के पास से निकलती है, ठीक है, तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र रिवर भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो पास पास में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है, ठीक है। लिखा भी है, देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व में तथा सिंधु व सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। मतलब इनका जो उद्गम स्थल है सिंधु का, ब्रह्मपुत्र का, सतलुज का, ये एक दूसरे से काफी पास पास है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है, ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ है वो क्या सिंधु नदी से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो मेजर एरिया है, जो बड़ा भाग है, वो तो तिब्बत में ही बहता है, तिब्बत में ही रहता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से बहती हुई भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व साइड से प्रवेश करती है। अभी आप मैप में देखेंगे ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। मतलब ये जिस तरीके से आपका हिमालय है तो, और ये यहाँ से पूर्व, तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है इस तरीके से हिमालय के समांतर होती हुई यहाँ जो भारत का क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से ये भारत में इस तरह प्रवेश करती है। तो इसका आप ज़्यादातर अगर क्षेत्र देखें
अगर ज़्यादातर ये क्षेत्र देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो ये क्या है, भारत से बाहर है। और यहाँ जो हिमालय है, इस हिमालय के ये क्या समांतर बह रही है, ठीक है, समांतर इस नदी का प्रवाह है, ये जो कहना चाह रहा है। नामचा बरुआ, एक जगह का नाम है, शिखर का नाम है नामचा बरुआ। इसकी हाइट है इतनी 7,757 मीटर। यहाँ पहुँच के ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बना के भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। क्या बोल रहा है ये कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो हिमालय है, कौन सा हिमालय होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए आप, कौन सा हिमालय होगा, जो सबसे आंतरिक हिमालय है। तो यहाँ से ये इस हिमालय के समांतर बहती हुई, ये आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, एक भारत का क्या है, राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से यू आकार में, दिख रहा है आपको, यू इस तरीके से यू बन रहा है, अंग्रेजी का यू अक्षर देखा है ना आपने, यू आकार में ये क्या करती है, यहाँ पे गॉर्ज का निर्माण, गॉर्ज मतलब आपको मैंने बताया था ना, जो कोई नदी ऊंचे क्षेत्र से, जब बहुत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की तरफ प्रवेश करती है, तो गॉर्ज, यू नामक की जो आकृति बनती है उसे गॉर्ज कहते हैं। तो ये गॉर्ज के रूप में यहाँ से प्रवेश करके मोड़ बना के यहाँ प्रवेश करती है, और इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ प्रवेश कर जाती है, तो इसका यहाँ नाम क्या हो जाता है, दिहांग। और ब्रह्मपुत्र रिवर चीन में या तिब्बत में भी इसे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, इसे कहते हैं सांगपो नदी। कौन सी नदी, सांगपो नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नहीं कहते। जब ये तिब्बत में फ्लो होती है, ये देख रहे हैं इतना बड़े क्षेत्र में, तो इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट्स। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में यू शेप में अंदर गॉर्ज के रूप में प्रवेश करती है, तो यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से। इस नदी का नाम बदल रहा है बार बार, तथा दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि जब ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश कर रही है, तब तो इसका नाम है दिहांग, ठीक है। फिर यहाँ जब ऐसे बहती हुई आगे चलती है असम से होके, देखिए ये जो है, ये तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ असम से होके फिर इधर वेस्ट बंगाल की तरफ मुड़ती है, जिस यहाँ से गंगा आके मिलती है। तो ये जो असम में बहती है, तो यहाँ बहुत सारी जो अदर सहायक नदियाँ, दिबांग, लोहित, ठीक है, ये नदियाँ इससे आके मिल रही है इस तरीके से। और फिर असम में इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और फिर ये बहती हुई पश्चिमी बंगाल में चली जाती है, और पश्चिमी बंगाल में स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सिंधु नदी से अधिक लंबाई है, सबसे अधिक तो गंगा नदी की है, हिमालय की बात कर रहे हैं हम, हिमालय में सबसे अधिक लंबाई किसकी है, गंगा नदी की, ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र की और फिर सिंधु की। गंगा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है स्टूडेंट, गंगोत्री हिमनद पे, कहाँ, गंगोत्री हिमनद पे। ब्रह्मपुत्र का कहाँ है, मानसरोवर झील के पूर्व में, सिंधु का भी कहाँ है, मानसरोवर झील के निकट, आपको इतना याद रखना है। और ये दोनों तिब्बत में है, जो चीन का एक भाग है, ठीक है। फिर सिंधु जो रिवर है वो तो लद्दाख से बहती हुई वापस पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। सबसे बड़ा जो नदी तंत्र भारत में बनाती है वो गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, जो हमने अभी अभी देखा। अभी ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसकी लंबाई काफ़ी, लेकिन ज़्यादातर जो ये बहती है भारत के बाहर तिब्बत में ही बह रही है। ये आप देख रहे हैं इतना लंबा जो एरिया कवर करती है, कहाँ कर रही है, ये तिब्बत में कवर कर रही है, मतलब भारत से बाहर है, ठीक है स्टूडेंट। फिर ये क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में यू शेप बना के, कैसा, यू शेप बना के ये प्रवेश कर रही है, तो इसका नाम यहाँ क्या चेंज हो जाता है, दिहांग नाम से जाना जाता है। और फिर असम में जब ये आती है तो और भी कुछ सहायक नदियाँ इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, और उन नदियों का नाम यहाँ है दिबांग, लोहित, केनुला। तो आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो स्टूडेंट इन नदियों के आपको नाम बताने होंगे, दिबांग, लोहित, ठीक है, केनुला, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ हैं। और फिर ये बांग्लादेश में जाके किससे मिलती है, गंगा नदी से, और मिलने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है स्टूडेंट,
आप बताएंगे कि मैम जब ये मिल जाती हैं कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। फिर ये बड़ा ही सुंदर वन का डेल्टा बनाती है और फिर ये कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में नीचे अपना पानी जो है निष्कासित करती है। ठीक है। तिब्बत एक शीत है और शुष्क क्षेत्र है, मतलब शीत है क्योंकि हिमालय के उस भूभाग में स्थित है, तो बहुत ज़्यादा इसका जो टेम्परेचर है कम रहता है, सर्दी, बहुत बर्फ है। और शुष्क है, बर्फ तो है लेकिन बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो कैसा इलाका है, शुष्क क्षेत्र है। अतः यहाँ इस नदी में जल व सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है तिब्बत से, मानसरोवर झील के पूर्व से जो वो निकल के बहती है, तो चूंकि जो तिब्बत का पूरा इलाका है वो क्या है, शीत, उसका प्रदेश शीत प्रदेश है और शुष्क ऋतु है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पे जो नदी के जल में सिल्ट की मात्रा, सिल्ट मतलब छोटे छोटे कंकर, बलुआ, पत्थर जैसे होते हैं ना, तो उसकी मात्रा बहुत कम है। ठीक है। भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होके गुजरती है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश से तो ये प्रवेश करती है, फिर असम से होके ये कहाँ से, यहाँ पश्चिमी बंगाल से होके, फिर बांग्लादेश से होके गंगा नदी से मिलके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो ये जो भारत के क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, ये क्या है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है, बारिश होती है। तो यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तिब्बत से जब बह के आती है तो जल में कंकड़, पत्थर बहुत कम होते हैं, लेकिन भारतीय क्षेत्रों में जब ये बहती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो यहाँ पे इसमें जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में। और असम में ब्रह्मपुत्र जो है अनेक धाराओं में बह के गुम्फित नदी के रूप में बहती है। गुम्फित नदी मतलब जिसमें नदी आपको इतनी दिखाई नहीं देगी बाहर। ठीक है, बाहर आप उस नदी का पूरा बहाव क्षेत्र नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो है असम में आती है इस तरीके से, तो अलग अलग धाराओं में ये क्या होती है, बट जाती है। और बट जाती है तो आपको इसका पूरा जो प्रवाह है वो एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। इसे गुम्फित नदी एक ये स्थलाकृति है। जैसे हमने पढ़ा था ना, विसर्प हो गया, गोखुर जिले हो गई, बाढ़ के मैदान हो गए, डेल्टा हो गया, उसी तरह गुम्फित नदी एक क्या है, स्थलाकृति है। नदी एक तरह की स्थलाकृति बनाती है। और ये कैसे बनाती है, जब नदी अलग अलग धाराओं में बट जाती है। तो गुम्फित नदी के रूप में बहती है कहाँ पे, असम में। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। नदीय द्वीप क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, कि एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ मतलब चारों ही तरफ, ये देखिए इस तरह से पानी, ये क्या है, भूभाग है, ये भूभाग है। ठीक है, और यहाँ इसके चारों तरफ नदी ने कवर कर रखा है और नदी बह रही है यहाँ से। तो यहाँ जो क्षेत्र है चारों तरफ से चूंकि नदी से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ये द्वीप टाइप बन जाएगा। आपको पता है ना द्वीप क्या होते हैं, अंडमान ले लो, लक्षद्वीप ले लो, ये चारों तरफ से क्या पानी से घिरे हुए हैं, बीच में ये लैंड मास है, बीच में भूभाग है। तो इसी तरह जब कोई क्षेत्र चारों तरफ से नदी के पानी से घिर जाता है, नदी इस तरीके से धाराओं में होके बट के बहने लगती है और वो अपने बीच के स्थित पूरे भूभाग को कवर कर लेती है इस तरीके से। तो ये जो भूभाग है द्वीपीय भूभाग कहलाता है। तो ऐसे जो ब्रह्मपुत्र नदी जब असम से बहती है इस तरह अलग अलग धाराओं में बट के, तो यहाँ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण कर देती है। और ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया असम में मौजूली द्वीप कौन सा है, मौजूली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। देखिए नदीय द्वीप अलग होता है, समुद्र के द्वीप अलग होते हैं, वो समुद्र के पानी से बनते हैं। नदी के द्वीप जो चारों तरफ से नदी के पानी से कवर हो, उन्हें क्या कहेंगे स्टूडेंट, नदीय द्वीप। क्या कहेंगे, नदीय द्वीप कहेंगे उन्हें, जो चारों तरफ से क्या नदी के पानी के द्वारा कवर हो। और ऐसा विश्व का जो ये मौजूली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, कहाँ पे, असम में। कहाँ पे है ये स्टूडेंट, असम में है, मौजूली द्वीप इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है,
तो माजुली द्वीप है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? तो भारत के असम राज्य में स्थित है। और किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या होगा? ये जो क्षेत्र है माजुली द्वीप, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। चावल उत्पादन यहाँ क्या होता है स्टूडेंट? बहुत अधिक होता है। क्यों होता है? आप बता पाएंगे क्यों होता है? क्यों ये इतना उपजाऊ क्षेत्र है? भाई, एक ऐसा भूभाग या ऐसा क्षेत्र जहाँ हर साल, ठीक है, नदी के पानी द्वारा वो क्या हो रहा है, उसकी जो मिट्टी है वो नवीनीकृत हो रही है, नई मिट्टी का निर्माण हो रहा है। नदी अपने साथ, हमने पढ़ा कि जल और सिल्ट मतलब कंकड़ पत्थर लेके आती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो वो इन द्वीपों पे बिछा देती है। बिछाने से एक नई मृदा का निर्माण होता है। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नई मृदा जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। वो खादर क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? खादर प्लेस, खादर एरिया। और वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। यहाँ बाढ़ भी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस माजुली द्वीप में जो है ये बाढ़कृत मैदान है, बाढ़कृत एक क्षेत्र है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है और हर साल बाढ़ आने से जो पहले की मिट्टी है वो चली जाती है और नई मिट्टी का निर्माण होता है जो नदी अपने साथ लाती है। और वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। और आपको पता होगा कि उपजाऊ जो मिट्टी होती है वहाँ चावल का उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि चावल जो खाद्यान्न है इसके उत्पादन के लिए एक तो वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए, मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होनी चाहिए। और जब ऐसी कंडीशन यहाँ मिल रही है माजुली द्वीप के आसपास असम में, तो यहाँ क्या होता है, ये काफ़ी चावल उत्पादक क्षेत्र है और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ चावल का उत्पादन होता है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है असम में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ से इमर्ज होती है ये हमने देख लिया कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से इमर्ज हो रही है, मानसरोवर झील के पूर्व से। ठीक है, असम के हिमालय के समांतर बहती है, यू शेप में। कौन से? यू शेप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे दिबांग नाम से जाना जाता है। फिर असम में जब बहती है तो ब्रह्मपुत्र नाम से, और फिर बांग्लादेश में जाके किससे मिलती है? गंगा नदी से। फिर इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के समय ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। वर्षा ऋतु में ध्यान रखना, जब इंडिया में मानसून होता है तो मानसून के समय क्या होता है कि इसमें तो पानी वैसे ही रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा हिमालय की नदियाँ क्या है स्टूडेंट? नित्यवाही है, बर्फ का पानी मिलता रहता है तो ये बहती रहती है। लेकिन मानसून के समय क्या होता है कि वर्षा का जल भी इस नदी को मिल जाता है। तो ये जो नदी है अपना जो एक लेवल होता है, सी लेवल जिसे नदी का लेवल बोलते हैं, इस लेवल से ऊपर बहने लगती है। अपने जल स्तर है इसका बढ़ जाता है। और जब जल स्तर बढ़ता है तो वो पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है और उससे बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ के कारण ये बाढ़ मुख्यतः कहाँ आती है? असम में आती है और बांग्लादेश में आती है। और आपको पता होगा स्टूडेंट कि बाढ़ वाले क्षेत्र में तो जान और माल दोनों का बहुत ही नुकसान होता है। सारे घर डूब जाते हैं। कभी देखा है बाढ़ का दृश्य, या न्यूज़पेपर में आपने कभी देखा है? बहुत इधर भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, यहाँ बाढ़ काफ़ी अधिक मात्रा में आती है। कुछ चक्रवाती तूफानों से आती है, कुछ नदियों द्वारा आती है। तो आपने कभी बाढ़ का दृश्य देखा है? सब कुछ तबाह हो जाता है। नदी अपने साथ सब कुछ, नदी का जो पानी होता है बहा के ले जाती है। घर जो भी बने हुए होते हैं, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, सामान और इंसानों को भी बहा के ले जाती है। तो बहुत सारी यहाँ पे जान और माल दोनों का नुकसान होता है। काफ़ी लोग मर जाते हैं, मिलते भी नहीं हैं और फिर उन्हें वापस बसाने में बहुत समय लग जाता है। तो बाढ़ के द्वारा काफ़ी नुकसान होता है। कहाँ पे? असम और बांग्लादेश में। और ये बाढ़ क्यों आती है? ये बाढ़ ब्रह्मपुत्र नदी में आती है जब वर्षा ऋतु में पानी अधिक बढ़ जाता है, जब इसका जल स्तर बढ़ जाता है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपना मार्ग क्या करती है? परिवर्तन करती है। देखिए क्या कह रहा है ये, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो इस तरीके से यहाँ से आती है, ठीक है, तो ये जब असम में और यहाँ पे जो ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है,
यहाँ हमने पढ़ा कि यहाँ इसमें सिल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और नदी आपको पता होगा समुद्र में गिरने से पहले जितना भी उसमें सिल्ट होता है, निक्षेपण, कंकड़ पत्थर, वो सब बिछा देती है। बिछाने से क्या होता है, जब ये यहाँ पे उसे बिछा देगी तो इस क्षेत्र का भूभाग है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी जो ये यहाँ पे ऊंचाई होगी ये बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि निक्षेपण हो गया ना, कंकड़ पत्थर सब बिछ गए यहाँ सतह पे, तो सतह थोड़ी सी ऊंची हो गई। और ऊंची होने के कारण क्या हुआ, जब दूसरा पीछे से जो पानी आया वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है, मार्ग परिवर्तित हो जाता है। जब दोबारा नदी का पानी बह के आएगा तो वो, क्योंकि वहाँ ढाल नहीं है, अब वो क्षेत्र ऊंचा हो गया निक्षेपण के कारण, तो नदी अपना रास्ता चेंज कर लेगी। जब नदी अपना दूसरी तरफ से रास्ता करेगी तो वो जो अपने साथ लाएगी वो यहाँ बिछा देगी, तो पीछे से जो पानी आएगा वो इस अलग अपना क्षेत्र बना लेगा। तो इस तरह मार्ग परिवर्तन होता रहता है। किस नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे अधिक ये अपनी मार्ग में परिवर्तन करती है। और परिवर्तन क्यों करती है, क्योंकि अपने साथ जो ये निक्षेपण की जो लाती है पदार्थ, सिल्ट, कंकड़ पत्थर, इनका क्या, जब ये निक्षेपण कर देती है तो इसकी सतह बढ़ जाती है, ऊंचा हो जाता है वो थोड़ा क्षेत्र, और ऊंचा होने से पीछे से जो पानी आता है नदी का वो अलग तरफ बहने लग जाता है। फिर यहाँ भी जब ऊंचा होगा अलग तरफ बहने लग जाएगा। इस तरह अलग अलग मार्ग परिवर्तन हो जाते हैं और अलग अलग धाराएं बन जाती है। किस रिवर में, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा जो हिमालय का जो नदी तंत्र था वो यहाँ पे समाप्त होता है। 3 मुख्य नदी तंत्र ही हमें पढ़ने थे, कौन से, सिंधु का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। और ये किस तरीके से इफेक्ट करता है पूरे उत्तरी भारत को, तो ये हमने देख लिया। अब जो हमारा बचता है वो बचता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है, और वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वो हम देख लेते हैं फटाफट कि हमने अभी तक क्या क्या देखा आज की क्लास में स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हमने कहाँ से देखा अपना, ये तो कौन सी नदी है, गंगा नदी है। गंगा नदी से हमने आज की क्लास शुरू की थी। फटाफट बता देती हूँ कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, भागीरथी के नाम से, देवप्रयाग उत्तराखंड में अलकनंदा से मिलती है, प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना से गंगा का संगम होता है। गंगा नदी तंत्र में कुछ नदियाँ ऊपर से हिमालय से प्रवाहित होकर इसमें मिलती है और कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ इसमें मिलती हैं। जो हिमालय से मिलती है, नेपाल हिमालय से, उस क्षेत्र में बाढ़ आती है क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, ये कहाँ से आती है, हिमालय से। और इस हिस्से में बाढ़ आती है लेकिन ये मिट्टी को उपजाऊपन भी देती है। प्रायद्वीप से आने वाली चंबल, बेतवा, सोन नदियाँ हैं, इनमें पानी की मात्रा कम होती है। फिर ये जो मुख्य नदी है ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलके मेघना नाम से कौन से डेल्टा का निर्माण करती है स्टूडेंट, बताइए कौन से डेल्टा का, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और फिर बंगाल की खाड़ी में जो है वो समाप्त हो जाती है ये दोनों नदियाँ, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ये तो थी गंगा नदी, इसकी टोटल लंबाई है 2500 किलोमीटर, ठीक है। अंबाला जो नगर है वो सिंधु और गंगा नदी का एक जल विभाजक है, ठीक है। ढाल कम है इसलिए इस नदी में विसर्ग की आकृति में ये बहती रहती है नदी। उसके बाद हमने देखा कि जो अलकनंदा और भागीरथी का, ये मैंने आपको बता दिया संगम, ये देखिए ये पूरा गंगा नदी का क्या है, अपवाह तंत्र है, या कह सकते हैं अपवाह द्रोणी है, या कह सकते हैं नदी बेसिन है, ठीक है। ये यमुनोत्री, गंगोत्री हिमनद, ये प्रयागराज में संगम हो रहा है। नेपाल हिमालय से मिलने वाली नदियाँ प्रायद्वीप से, और यहाँ ये ब्रह्मपुत्र से मिलके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। फिर हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम कहाँ से है, तिब्बत में मानसरोवर के पूर्व में। सिंधु नदी का भी मैम यहीं से है, मानसरोवर के निकट, ठीक है। फिर ये इस तरह हिमालय के साथ में बहती हुई समांतर ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सांगपो नाम से जाना जाता है, यू शेप में ये आंध्र प्रदेश में, भारत में यहाँ प्रवेश करती है, तो इसे दिव्यांग नाम से जाना जाता है। जब असम में बहती है तो असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, और फिर ये गंगा से मिलके बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, दिबांग, लोहित, केनुला, ये सब देख लिया। फिर हमने क्या देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से बहती है तो इसमें कुछ भी सिल्ट या कंकड़ पत्थर की मात्रा नहीं होती, लेकिन चूंकि असम और पश्चिमी बंगाल में इसमें क्या सिल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है,
तो ये क्या करती है, इसकी सतह बढ़ जाती है और सतह बढ़ने से यहाँ बाढ़ भी आती है और इस नदी का मार्ग परिवर्तन भी होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा हिमालय का जो नदी तंत्र है वो खत्म होता है। अब अगले में हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें देखेंगे कि प्रायद्वीप की मुख्य नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जो है, नर्मदा, ताप्ती, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से देख लेंगे। उद्गम कहाँ से होता है, मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है, निकासन कहाँ पे होता है और ये सब। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका अगली क्लास में या उससे एक क्लास आगे में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पर्टिकुलर जो नदी है इसका उद्गम आपको याद रखना है, मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं और इसका निष्कासन कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ जाके मिलती है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। और भी कोई डाउट हो आपके तो आपको कमेंट करना है, वो तो आप करेंगे ही अगर आपको डाउट होगा तो, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए पसंद आए तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।